दोस्तों यूँ तो पिछले 2 दिनों से हमें स्टॉक मार्केट में ओवरऑल हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से बड़े धुरंधर स्टॉक्स निफ्टी 50 के वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक्स डिस्काउंट में मिल रहे हैं एंड क्या अब बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए? वैल्यूएशंस कैसे हम देखें, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरह के बाई या सेल कॉल्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, राइट, जो कंपनियां दिख रही हैं, चाहे HDFC बैंक लिमिटेड हो, ICICI बैंक हो, रिलायंस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, ये जो 10 कंपनीज है, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी 50 की, टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे 10, 18, 26 करीब 40-45% का वेटेज ये दे देती हैं ओवरऑल निफ्टी 50 को। अब ऐसे में अगर हम ध्यान दें तो पिछले एक साल में HDFC बैंक ने यहाँ पे करीब 20% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। वहीं पे ICICI बैंक ने करीब 7% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। रिलायंस ने पिछले एक साल में 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करें, भारती एयरटेल, तो यहाँ पे करीब 1.5% के आसपास हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्फोसिस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से IT स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से बहुत बड़ी मार पड़ रही है, 30% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑल टाइम हाई से जो कंपनियां नीचे चलती हैं, क्या उनमें डिस्काउंट मिल रहा होता है, क्या उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं? तो उसको जानने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। दो तरीके क्या होते हैं? एक तो होता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स से बेसिकली हम वैल्यूएशंस के हिसाब से समझते हैं कि जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो प्राइस उसके वैल्यूएशंस के आसपास है या नहीं, या जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। एंड इसके साथ ही साथ हम टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल्स में जनरली हम क्या देखते हैं कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे नीचे जा रहा है वो क्या पहले भी हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बना रहा था या नहीं। ठीक है, आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हर किसी को मालूम है कि ये पर्टिकुलर कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, और जब ये मूव होता है तो निफ्टी 50 भी हिल जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये एक वेटेज रखता है कंसिडरेबल अमाउंट निफ्टी 50 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 9% का है कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का, डिविडेंड यील्ड 0.45% के आसपास है इसका। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है। डेट टू इक्विटी मात्र 0.45 का। अब डेट टू इक्विटी अगर 1 से ज़्यादा होता है तो ऐसे में हमें बहुत सारी बातें और देखनी पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है कि वो जो लोन्स ले रहे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ऑटो कंपनीज को लोन्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, उनको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर डेट टू इक्विटी ऑटो सेक्टर की कंपनियों में हमें ज़्यादातर 1 से ज़्यादा देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में ऑब्वियसली हमें 1 से ज़्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे NPAs वगैरह एसोसिएटेड होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। तब हम जब एनालिसिस करते हैं तब वहाँ पे हम एक सही एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो पेट्रोस्की स्कोर इस कंपनी का 6 का है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, वैल्यूएशंस कैसे देखते हैं, ये सब सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप सीख सकते हैं हमारी वीडियोस से, हमने पहले भी बना रखी है। आप जस्ट टाइप करिए उमेश त्रिपाठी या स्टॉक फॉर रिटेल पेट्रोस्की स्कोर, आपको वीडियो मिलेगी। आप उससे सीखिए कि कैसे 9 पैरामीटर्स जो होते हैं, उन 9 पैरामीटर्स के बेसिस पे कैसे इनको पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे कैसे हम जज करते हैं कि वेदर फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ रिलायंस का सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 9% के आसपास रहा है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों की, फंडामेंटल एनालिसिस, तो वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। एक तो कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी, डिविडेंड यील्ड, सेल्स ग्रोथ, पेट्रोस्की स्कोर, ये सब हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ग्रो कर रही है या नहीं। ठीक है, तो आगे हम उसको देखेंगे। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 के आसपास है। तो आगे जब हम निफ्टी 50 का ओवरऑल हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे 3 डिफरेंट इंस्टेंसेस का, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वैल्यूएशंस को जज करना। जनरली जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम होता है, 15 से कम होता है इनफैक्ट, तो वहाँ पे एक अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा होता है स्टॉक। अब यहाँ पे
पीजी रेशियो 4 के आसपास है। तो पीजी रेशियो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशंस जज करने के लिए। तो पीजी रेशियो जनरली अगर 1 से कम होता है तो हम कहते हैं कि अंडर वैल्यूड होता है। ऐसे में यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 का है। अब फेस वैल्यू मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब जनरली मैं आपकी अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट किया है कंपनी ने, तो स्टॉक स्प्लिट जब भी करती है तो अपने फेस वैल्यू पे करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5,000 रुपये का प्राइस चल रहा है और कंपनी कल को कहती है कि नहीं फेस वैल्यू हम अपना 1 का कर लेंगे, तो ऐसे में स्टॉक प्राइस जो है वो 500 रुपये का हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो ग्राहम नंबर 947 के आसपास कंपनी का देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स जो कि हम देखते ही देखते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा, हम देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड इंटैक्ट रहा है या नहीं। अब होता क्या है कि सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन 2-3 क्वार्टर्स में ईरान, यूएस, इजराइल, यूक्रेन, इन सब की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिनकी वजह से प्राइसेस गिर गई। तो प्राइसेस गिरी एक जगह तो वो वहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी अर्निंग्स डिस्टर्ब नहीं हुई है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर के लिए डिस्टर्ब हुई हो, बट लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स अगर डिस्टर्ब नहीं होती है तो ग्रोथ अगर होती रहती है तो वहाँ पे प्राइस जो है कैचअप कर लेता है पी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देखिए तो आप देख सकते हैं 2015 में करीब 3,74,000 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल सेल्स थी। नेट प्रॉफिट करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास था। इसके साथ ही साथ अगर मार्च 2019 की बात करें तो ये बढ़ के 5,68,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका था एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ के करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी थी। मार्च 2021 में कोविड के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिप आया था, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में आया था। अब ये रीजन हमें पता होना चाहिए कि गिरावट क्यों हो रही है। ऐसा नहीं कि वक्रंगी जैसे केसेस में जहाँ पे मैनेजमेंट की वजह से या कुछ बाहरी चीज़ों की वजह से प्राइसेस में गिरावट होने लगे, तो वहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा हिट हो सकती है। बट वो अगर कुछ और रीजन्स हैं तो वहाँ पे एक तरह से हमें दूसरे एंगल से एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ पे कोविड की वजह से गिरावट हुई डज नॉट मीन कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वही एग्जिट कर जाए। उसे पता होगा कि हाँ कोविड की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट हुई है, उसके बाद सेल्स अपना मैनेज कर पाते हैं या नहीं, तो वो ये देखेगा अगले 2-3 सालों में। तो यहाँ पे मार्च 2021 में सेल्स गिरी थी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अब चीज़ें कैसे हम देखते हैं, जज करते हैं। अब देखिए 2026 में, मार्च 2026 में 10,55,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीब 95,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है नेट प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट कहानी बताता है शेयर के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी पर कितना भरोसा कर रहे हैं। अगर वो भरोसा कर रहे हैं गिरावट के दिनों में भी और वो अपनी शेयर होल्डिंग को बेच नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ऐसी कंपनियों में हम भी थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जून 2023 में देखिए 51% के आसपास प्रमोटर्स थे, 10% के आसपास पब्लिक, और यहाँ पे करीब 38-39% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अब देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर रिशफल करते रहते हैं प्रमोटर्स, लेकिन ये अपनी शेयर होल्डिंग को कंसिडरेबल अमाउंट से नहीं बेच रहे हैं। और लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 10.5% के आसपास पब्लिक है, और यहाँ पे करीब 39-40% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। अब पिछले 1-2 साल से अगर गिरावट हो रही है तो ये प्रमोटर्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये FIIs DIs क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये सोचने वाली बात होती है। ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पर। देखिए टेक्निकली क्या होता है कि टेक्निकली जब हम देखते हैं कि कोई भी स्टॉक, इवन निफ्टी 50 भी लॉन्ग टर्म में क्या करता है, हायर हाइज हायर लोज पैटर्न अपनाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं जनरली, जब वो हायर लो पे होता है, ये लो के आसपास होता है, हायर लो पकड़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, ये फैक्ट है। किसी को नहीं पता है कि कहाँ पे हायर लो बनता है, ये किसी को नहीं पता, बट जनरली यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रहता है, ये हम देखते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि एक वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, टेक्निकली अगर उसे लगता है कि रीसेंट ऑल टाइम हाई से कुछ 15, 20, 30, 40% की गिरावट है, तो वो पहली बात तो फंडामेंटल्स देखता है, उसके साथ ही साथ वो वैल्यूएशंस की स्टडी करता है। अब टेक्निकली अगर उसे यहाँ पे मिल रहा है तो वो ये सब करता है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 में आप देखिए तो हमेशा आपको एक हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न ही देखने को मिला है। अब इसमें इस दौरान में आप देखिए 3 मेजर इंस्टेंसेस हुए हैं। एक तो यहाँ पे कोविड का इंस्टेंस हुआ है,
2015 का इंस्टेंस हुआ जब करेक्शन हुआ था 17-18% के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 2008 की जो बड़ी रिसेशन की वजह से क्रैश हुई थी 55-60% के आसपास, वो है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस आप नोट डाउन करिए, फिर अगले 2-3 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी। क्योंकि वैल्यूएशंस अगर हम यहाँ पे देख सकते मार्केट की गिरावट में या इवन स्टॉक की गिरावट में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने रिलायंस का पी देखा, राइट? तो पी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगले 2-3 मिनट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्राइस टू अर्निंग ले लिया है 2020 की गिरावट का। तो मार्च 2020 में बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके पहले ओवरऑल निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था, आप देखिए 25 मार्च 2020 को तो गिरावट हो चुकी थी, 18-19 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते क्लियरली कि 25 के ऊपर था 6, 7, 8 मार्च को। तो 25 के ऊपर का पी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशंस के लेवल्स थे। तो कोविड के पहले वेव शुरू होने के पहले ही मार्केट एक ओवर वैल्यूड जोन में चला गया था। तो मार्केट अपने वैल्यूएशंस की वजह से गिरा, उसको गिरने का बहाना किसने दिया? गिरने का बहाना दिया कोविड ने। तो यहाँ पे कोई ना कोई बहाना होता है, हो सकता है कि इकोनॉमिक साइकिल की वजह से मार्केट गिर जाए, हो सकता है कि कोविड की वजह से मार्केट गिर जाए, हो सकता है रिसेशन की वजह से गिर जाए, हो सकता है बाहरी तत्वों जैसे कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब क्रिएट होती है, जैसे अभी तक हो रही थी यूएसए और ईरान के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में जब हुई थी 2022 में, तो वहाँ पे मार्केट में गिरावट हो गई थी। तो गिरावट अपनी जगह होती है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो वैल्यूएशंस होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। तो हमेशा वैल्यूएशंस हमारे लिए एक बड़ा हिंट दे रहे होते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है एंड मार्केट में जो गिरावट हुई है वो क्या डिस्काउंट है या नहीं। ठीक है, आई थिंक अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के पी चल रहे हैं वो क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि रिलायंस का पी कितना है और क्या वो ओवर वैल्यूड है या नहीं। अब हम चलते हैं 2015 में। 2015 में भी स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन हुई थी। अब यहाँ पे देखिए तो 31 मार्च 2015 को करीब करीब 22 के आसपास पी था, लेकिन यही पी 3 मार्च 2015 के आसपास ओवरऑल 24-25 के आसपास चल रहा था। तो जब जब 24-25 के ऊपर पीई जाता है तब तब मार्केट में ओवर वैल्यूड कंडीशन होती है एंड मार्केट में एक बड़ा क्रैश या बड़ी गिरावट देखने को हमें मिली है हिस्टोरिकली। ये हिस्टोरिकली हम डाटा की बात कर रहे हैं। और मार्केट में जब जब 20 के नीचे चला जाता है पी, तो ऐसे केसेस में मार्केट अंडर वैल्यूड जोन के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। और जब जब 12-13 के आसपास गया है तो वहाँ से रैली करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2008 की बात कर लेते हैं। 2008 में 31 जनवरी आते आते मार्केट ऑलरेडी 20-21 के आसपास पहुंच चुका था गिरावट होते होते, लेकिन उसके पहले आप सिचुएशन देखिए क्या थी। 8 जनवरी 2008 को 28, 28.5 के ऊपर पीई चल रहा था। तो 28 का पीई लेके अगर मार्केट चल रहा है तो उसे कहीं ना कहीं आगे चलकर उसे करेक्ट तो होना ही होगा, राइट? मार्केट अपने पीई को जस्टिफाई करता है, और अगर पीई ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं से प्राइस को खींच कर लाकर उस पर्टिकुलर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं से। तो ऐसे में 2008 में रिसेशन हमें एक बहाना तो मिला, बट मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था, ये हमें समझ के चलना चाहिए। करेंटली मार्केट का पी 20 के आसपास चल रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में चाहे ऊपर के मोमेंट हो चाहे नीचे के मोमेंट हो, हमें एक्साइटमेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सिर्फ इसीलिए स्टॉक में नहीं बाई करना चाहिए क्योंकि पहले वो 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अब वो 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस चेक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास तौर पे चार्ट में हिस्टोरिकल चार्ट भी चेक करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑलवेज फोकस करिए बिजनेस की क्वालिटी पर, स्टॉक्स की वैल्यूएशंस पर एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर। आपको क्या लगता है जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए या निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक वाकई में डिस्काउंट लेवल्स पर हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।